आइए खबरों में की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको दिखाएंगे कैसे प्रधानमंत्री ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन उससे पहले बात करेंगे योगी के इन 3 ब्रह्मास्त्र की। ये 3 जो आप योगी की नारी शक्ति देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में क्या कमाल करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को आप देख रहे हैं, अदिति सिंह को आप देख रहे हैं और प्रियंका मौर्य को। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी के ये 3 हथियार कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा कमाल करने का दम रखते हैं। देखिए जरा, आपको बताने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज अपर्णा यादव ने। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा, जिन्हें इस तरफ आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुकी हैं अपर्णा यादव। समाजवादी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी खेमे में आ चुकी हैं। ये देखिए जरा, अब टीम योगी से खेलेंगी अपर्णा, जो अब तक टीम अखिलेश में खेला करती थी। अखिलेश के नेतृत्व पर अपर्णा का बीजेपी में आना सवाल खड़े करता है। मुलायम परिवार में बिखराव की सुगबुगाहट है कि अब तक जो मुलायम की टीम से खेलती थी, अब वो योगी की टीम से खेलेंगी। यादव वोट में टूट हो सकती है, इस तरह की आशंकाएं हैं। आपको याद होगा जिस वक्त शिवपाल यादव अखिलेश से अलग हुए थे, किस तरह पार्टी में बिखराव हुआ था। क्या वैसी परिस्थिति और स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा महिला वोट पर भी असर डाल सकती हैं अपर्णा यादव। तो योगी का पहला हथियार। दूसरी है पोस्टर गर्ल। जी हां, पोस्टर गर्ल प्रियंका गांधी की, प्रियंका मौर्य, जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम का चेहरा रही। ये भी योगी के ब्रह्मास्त्र में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में आ चुकी हैं प्रियंका। ये देखिए, योगी की तरफ आकर खड़ी हो गई हैं प्रियंका। अब तक प्रियंका गांधी की तरफ खड़ी थी। इसके अलावा अगला नाम है अदिति सिंह का। टिकट में धांधलेबाजी का आरोप लगाया अदिति सिंह ने। इसके अलावा आपको बताऊं, 40% महिला टिकट पर सवाल उठाए हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन पर सवाल उठाए कि 40% जो टिकट दिए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठाए। सवालों में अब प्रियंका का महिला सशक्तिकरण भी आ गया है। ये प्रियंका मौर्य ने सवाल उठाए हैं। अदिति सिंह की बात करेंगे। कभी अदिति सिंह प्रियंका गांधी की करीबी रही, सोनिया गांधी की करीबी रही, कांग्रेस विधायक रह चुकी हैं। अखिलेश सिंह की बेटी हैं अदिति सिंह, और कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं अखिलेश सिंह। उनकी सुपुत्री है। रायबरेली में काफी दबदबा और दबाव माना जाता है। जब सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती थी, अदिति सिंह आगे बढ़कर उनके साथ खड़ी रहती थी। नाराजगी के बाद अदिति ने भी कांग्रेस छोड़ दी है और अब टीम योगी में आकर खड़ी हो गई है। ये आप देख रहे हैं। प्रियंका को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी अदिति सिंह ने कि प्रियंका वाड्रा आए और उनके सामने चुनाव लड़े। कांग्रेस की कैंपेन को कोरी गलत बताया है और रायबरेली से उतरने की ललकार लगाई है। रायबरेली को गढ़ मानती है कांग्रेस, आपको बता दें, और अब यहां बड़ी सेंध लगने वाली है। तो ये योगी के ब्रह्मास्त्र हैं। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो 3 योगी के ब्रह्मास्त्र नारी शक्ति हैं, ये प्रचार में मैदान में उतर गई हैं। यानी ये देखिए, अपर्णा यादव को आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी के लिए प्रचार करने मैदान में आज उतरी। न सिर्फ अपर्णा, अदिति और प्रियंका भी थी। हाथ में उनके एक जो पोस्टर लिए हुए, उसमें लिखा है बहू बेटी को सुरक्षा और अधिकार। तो जो अब तक साइकिल के लिए प्रचार करती थी, वो अब प्रचार करेंगी दरअसल बीजेपी के लिए। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची थी अपर्णा। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलायम से आशीर्वाद लिया था, लेकिन उससे पहले अमित शाह बीजेपी के जो चाणक्य हैं उनसे मिली थी। तो मुलायम की टीम में शामिल रही उनकी बहू, अब टीम बीजेपी में है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अपर्णा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। अपर्णा ने आज क्या कहा, क्यों समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर बीजेपी का कमल थाम लिया अपर्णा ने। देखिए जरा, अपर्णा का कहना है कि बीजेपी में राष्ट्रवाद की बात है। वो कह रही है जो मुझे प्रभावित करती है वो बीजेपी का राष्ट्रवाद है। विचार सबसे आगे होता है, इसलिए इस विचार और विचारधारा के साथ मैं हूं। बीजेपी ने देश को बचाया है और बीजेपी में मां और बहनें सुरक्षित हैं। नए भारत के निर्माण के साथ बीजेपी खड़ी है, इसलिए वो भी नए भारत के निर्माण के साथ आकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हूं। योगी के साथ रंग भरने का अवसर मिला, नए भारत में रंग भरने का मौका मिला है, यह अपर्णा ने कहा। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर अपर्णा यादव क्या कह रही हैं।
कि आखिर इसके अलावा आपको बताते हैं कौन है अखिलेश का वो साथी जो कह रहा है छोटी बहू चली गई है, इसे मनाकर वापस लाएंगे। सुनिए जरा। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुलायम की बहू अपर्णा यादव अब कमल थाम चुकी हैं। कभी साइकिल की सवारी कर चुकी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी अपर्णा ने अब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अखिलेश के मुताबिक बहू को पार्टी में रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन वो न रुकी। आज अपर्णा ने बताया वो समाजवादी पार्टी छोड़ आखिर क्यों बीजेपी में आई है। हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए, तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने गई थी और इस तस्वीर को खुद छोटी बहू ने ट्वीट किया था। आज अपर्णा ने इस जीत के आशीर्वाद पर भी बोला। मैं बस यही कहूँगी कि बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने मुझे काफ़ी राजनीतिक समझ दी। मैं नेताजी से कोई विमुख नहीं हूँ। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूँगी। और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो ज़रूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नेताजी मेरे लिए ससुर जी भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, पिता हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। बहू अपर्णा यादव भले ही पार्टी छोड़ चुकी, सपा के खिलाफ बीजेपी के लिए सड़क पर उतर चुकी, लेकिन अखिलेश के गठबंधन सहयोगी ओम प्रकाश राजभर बहू अपर्णा को वापस लाने की बात कर रहे हैं। ये कोर्ट लेके अपर्णा गई लहीन, और दूसर बात नैहरे गई लहीन, नैहरे गई लहीन, और तीसर बात खिचड़ी ना पहुंचोले रहना भैया, खिचड़ी लेवा गई लहीन। 10 मार्च को देखिएगा, फिर वो गठरी वठरी बांध के फिर ससुराल चली जाएगी। यानी न सिर्फ सपा बल्कि उनके सहयोगी भी समझ रहे हैं कि बहू का बागी होकर बीजेपी में जाना चुनाव में नुकसान कर सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं बहू को मनाकर वापस लाएंगे, लेकिन अपर्णा बेशक बीजेपी में चली गई हो, लेकिन उनके पति प्रतीक यादव राजनीति में आने का शौक नहीं रखते हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं। आइए आपको बताते हैं प्रतीक यादव आखिर सियासत से दूर क्यों हैं। अपर्णा के पति हैं प्रतीक, और प्रतीक अमूमन करते क्या है उनके बारे में आपको बताता हूं। प्रतीक को दरअसल राजनीति में प्रतीक यादव कोई रुचि नहीं रखते हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रतीक की है। खुद को प्रतीक एक बिजनेसमैन कहते हैं और बिजनेसमैन के रूप में ही सामने रखते हैं। दुनिया के सियासत से बहुत दूर रहते हैं। अमूमन पॉलिटिकल रैलीज में भी आपने प्रतीक को नहीं देखा होगा। प्रतीक का रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो इसी बिजनेस में मशगूल रहते हैं। प्रतीक दरअसल आलीशान जिम के मालिक हैं। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर उन्हें जिमिंग का शौक है। पूरे देश में प्रतीक चाहते हैं जिम की एक चेन खोलना, पूरे देश में जिम खोलना चाहते हैं वो। खुद भी प्रतीक बॉडी बिल्डर हैं, अपर्णा के पति हैं। जिम के फोटो अक्सर प्रतीक सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी शेयर करते हैं। इसके अलावा देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, प्रतीक कारों का भी शौक रखते हैं, कारों के भी शौकीन हैं। प्रतीक के पास लैम्बोर्गिनी है और इसके अलावा इस कार की कीमत आपको बताऊं 5 करोड़ रुपए। जी हां, इस कार की कीमत है 5 करोड़ रुपए। प्रतीक यादव ने आपको बताऊं कि लंदन से पढ़ाई लिखाई की है। मुलायम सिंह के छोटे सुपुत्र लंदन में पढ़ाई की। अपर्णा के साथ प्रतीक ने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी। खुद अपर्णा ने भी ब्रिटेन से पढ़ाई की है। जी हां, ब्रिटेन जाकर अपर्णा ने पढ़ाई की है। तो ये तो बात हो गई अपर्णा की, लेकिन सिर्फ अपर्णा नहीं, अपर्णा के अलावा योगी के ब्रह्मास्त्र में जो अगला नाम है वो है
अदिति सिंह का, ये देख रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के ठीक बगल में जो खड़ी है ये है अदिति सिंह। मंच पर देखिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अदिति सिंह। अब आप समझिए कभी कितना करीब और नजदीकी हुआ करती थी। ये देखिए बात कर रही राहुल गांधी से, अदिति सिंह राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठी हैं, इतना नजदीकी हुआ करती थी। रायबरेली से विधायक है और सोनिया गांधी की जीत हार में अदिति सिंह और उनके परिवार का बड़ा योगदान हुआ करता था। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये अदिति सिंह अब बीजेपी में आ चुकी हैं, यानी कांग्रेस से हाथ छोड़कर और बीजेपी का कमल थाम चुकी हैं। ये भी योगी के ब्रह्मास्त्र में शामिल। अगली तस्वीर देखिए जरा, प्रियंका मौर्य, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। कांग्रेस के पोस्टर में प्रियंका मौर्य की तस्वीर थी और ये प्रियंका मौर्य दरअसल खुद सोचिए जिस पोस्टर पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी पोस्टर गर्ल यहां से निकलकर कांग्रेस के पोस्टर से निकलकर बीजेपी में आ गई। ये देख रहे हैं आप, प्रियंका ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आइए योगी के इन दोनों हथियार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं, महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी हैं। सारी योजनाएं जो हैं, 80% योजनाएं जो हैं, मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। और खुद एक महिला विधायक होने के नाते इस सारी योजनाओं के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, और बहुत बड़ी खबर, बड़े लंबे वक्त से जो उधार था सम्मान, वो सम्मान आज महानायक को महासम्मान दिया गया। आपको दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह, देखिए जरा, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं होलोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया और देखिए किस भव्य तरीके से इंडिया गेट के ठीक सामने जो कैनोपी है उस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। ये होलोग्राम प्रतिमा है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं ये होलोग्राम प्रतिमा बन कहां रही है। आपने सुन तो लिया, ये बनेगी कहां, ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं 26 जनवरी की राजपथ की परेड की, जहां परेड होती है हर साल। इसी परेड का जो रास्ता है राजपथ, उसके ठीक सामने इंडिया गेट। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रपति भवन, अगर आपने देखा है राष्ट्रपति भवन से ठीक सामने रास्ता जाता है, ये रायसीना हिल से रास्ता जाता है और ये देखिए ये रास्ता सीधे इंडिया गेट से जो ये आपको कैनोपी दिख रही है, इसी में खड़ी की जाएगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अभी यहीं पर होलीग्राम, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पर खड़ा किया। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं तस्वीरें, और इंडिया गेट की तस्वीर के साथ दिखाऊं तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर ये तस्वीर कहां मूर्ति रखी जाएगी, अभी होलोग्राम कहां बनाया गया। ये हम आपको बताते हैं ये होलोग्राम है क्या। सुन तो लिया आपने, ये होलोग्राम है क्या, यहां पे कैसे मूर्ति रखी जाएगी और अभी किस तरह से ये होलोग्राम काम करेगा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बार बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना है। ये देखिए जरा, ये मैं आपको बता रहा हूं ये आखिर भला क्या है, होगा क्या। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है, जो आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह से। ये खास तरह की होलोग्राम प्रतिमा है। होलोग्राम होता क्या है, मूर्ति लगने तक इसी तरह की होलोग्राम प्रतिमा रहेगी। ये खास तरह की लाइट, एक लाइट है, ये लाइट डाली जा रही है, इसे होलोग्राम कहते हैं। देखने में ये वास्तव में मूर्ति की तरह दिखती है, लेकिन लेजर लाइट के जरिए इस मूर्ति को फिलहाल बना दिया गया है। वहां 3D होलोग्राम तकनीक का यहां इस्तेमाल किया गया है और ये होलोग्राम कई साइड से, इसे अलग अलग साइड से आप देख सकते हैं। जिस तरह मूर्ति होती है उसी तरह ये होलोग्राम होगा, लेकिन ये वर्चुअल रूप से तैयार किया गया है, यानी लेजर लाइट के जरिए तैयार किया गया है। 3D फिल्म देखने के लिए आपको चश्मा लगाना होता है जब आप 3D फिल्म देखते हैं, लेकिन 3D होलोग्राम के लिए आपको चश्मा लगाना नहीं होगा। इसके अलावा ग्रेनाइट की प्रतिमा, जो यहां प्रतिमा लगेगी वो 28 फुट ऊंची होगी और 6 फुट चौड़ी होगी। तेलंगाना के खम्मम जिले की ग्रेनाइट का इस्तेमाल होगा इस प्रतिमा के लिए। इंडिया गेट पर बनी छतरी में
लगाई जाएगी ये प्रतिमा, ये जो कैनोपी है इसमें ये प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। सोचिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान न जाने कब मिल जाना चाहिए था। आज हम और आप खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्व जो महसूस कर रहे हैं वो नेताजी के परिवार वाले, नेताजी के भतीजे क्या कह रहे हैं, उन्हें जरा सुनिए। मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण जगह इंडिया में, हिंदुस्तान में है, वो वही जगह है राजपथ, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह इंडिया में कहीं नहीं है। और इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जगह इंडिया में वहीं पे मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पे। तो आपने सुना नेताजी के भतीजे को, लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये प्रतिमा जहां बननी है वहां पहले किसकी प्रतिमा लगी थी जो कई साल पहले हटा दी गई। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं नेताजी के होलोग्राम जहां अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आप देख रहे हैं। और दूसरी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा यहां आजादी के पहले और कुछ वक्त बाद तक लगी रही। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं जॉर्ज पंचम जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं दूसरी, वो हैं कौन। आइए जरा जॉर्ज पंचम के बारे में आपको बताता हूं। जॉर्ज पंचम कौन थे, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी से जरा ग्राफिक्स दिखाइए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 1910 में, ये जो आप देख रहे हैं इंडिया गेट के ठीक सामने जॉर्ज पंचम की पहले प्रतिमा हुआ करती थी। 1910 से 1936 तक ब्रिटेन के सम्राट रहे थे। इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा लगाई गई थी और आजादी से पहले 1938 में यह प्रतिमा लगाई गई थी। नई दिल्ली से जॉर्ज पंचम का बहुत खास ताल्लुक है। नई देश की राजधानी दिल्ली से क्या ताल्लुक है? जॉर्ज पंचम के वक्त देश की राजधानी को शिफ्ट किया गया। पहले राजधानी होती थी कोलकाता। 1911 में कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और क्वीन मैरी के साथ पंचम विशेष रेलगाड़ी से दिल्ली आए थे उस वक्त, और दिल्ली दरबार में सम्राट और महारानी ने हिस्सा लिया था। आजादी के 21 साल बाद तक पंचम की मूर्ति यहां पर लगी रही। 21 साल बाद तक मूर्ति इंडिया गेट के सामने लगी थी। 1968 में जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा दिया गया था। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, होलोग्राम मूर्ति का अनावरण कर दिया गया, लेकिन देश में हर महापुरुष पर सियासत जरूर होती है, तो सुभाष चंद्र बोस पर भी होनी लाजमी है। देखिए जरा रिपोर्ट। नेताजी को आज वो सम्मान हासिल हुआ जिसके वो हकदार थे। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर जैसे ही होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया, करोड़ों देशवासियों का सालों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, आजादी की महान विभूतियों को नजरअंदाज किया गया, देश की संस्कृति से खिलवाड़ हुआ। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। एक तरफ मोदी सरकार नेताजी को वो सम्मान दिला रही थी जिसके वो हकदार हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने नेताजी के नाम पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता ने कहा कि आप नेताजी की प्रतिमा दिल्ली में लगा रहे हैं क्योंकि हमने आप पर दबाव डाला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें।
आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस सम्मान के नेताजी हकदार थे वो उन्हें लौटाया जाए। कैसे और क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। बेशक इस पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन हकीकत आपके सामने। गणतंत्र के जश्न की शुरुआत यानी आज 23 जनवरी जो नेताजी का जन्म दिवस है, आज से गणतंत्र के जश्न की शुरुआत हो जाएगी 26 जनवरी तक। जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2016 में आपको याद होगा, मोदी ने ही बोस से जुड़ी हुई उन फाइलों को सार्वजनिक किया था जो अब तक गुप्त थीं। 100 गोपनीय फाइल का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया और नेताजी के परिवार ने फाइल सार्वजनिक करने की उस वक्त मांग की थी। नेताजी के नाम पर पुरस्कार का ऐलान किया गया और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को पुरस्कार दिया गया। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का आज अनावरण किया, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक किया है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है और लाजमी है कि क्या सुभाष चंद्र बोस को नजरअंदाज किया गया? इतिहासकार ये सवाल उठाते हैं। आज के बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दोनों को, क्या नेहरू के आगे सुभाष चंद्र बोस को नजरअंदाज किया गया? बहुत सी किताबें लिखी गई, वो तस्वीर जरा किताबों की मैं आपको दिखाऊं। बहुत सी किताबें लिखी गई जो कहती हैं कि खासतौर पर जीडी बख्शी की किताब एन इंडियन समुराय जो ये कहती है कि नेहरू नहीं बोस थे प्रधानमंत्री और बोस ने ही आजादी दिलाई। आइए आपको बताने जा रहे हैं इन किताबों में ऐसा लिखा क्या है। देखिए जरा, पहली बार आप ये जानने जा रहे हैं कि आखिर इन किताबों में क्या लिखा है जो ये कहती है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ये आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। नेताजी ने बनाई थी आजाद हिंद की पहली सरकार, पहले पीएम नेताजी होते। 21 अक्टूबर 1943 को एक अस्थाई सरकार बना दी थी। 1943 में ही अस्थाई सरकार के प्रधानमंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम आजाद हिंद सरकार रख दिया था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में इसका गठन कर दिया था। जल्दी से मूव करेंगे। जर्मनी, इटली समेत 8 देशों ने उस वक्त भारत की सरकार को और खुद सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री के तौर पर मान्यता दे दी थी। नेताजी की सरकार को निर्वासित सरकार भी कहते हैं। आजाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक और अपनी करेंसी हुआ करती थी। आपको बताऊं, अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए सशस्त्र संघर्ष किया था। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप को नेताजी को उस वक्त सौंप दिया था, सोचिए। और देश की आजादी में आजाद हिंद फौज का बहुत अहम योगदान है। सुभाष चंद्र बोस की हिंद फौज ने खोला था अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा उस दौरान। और ब्रिटिश पीएम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सोचिए, ब्रिटिश पीएम कह रहे थे, यानी अंग्रेजों के पीएम ये कह रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। नेताजी के प्रपौत्र ने कहा था बोस ही थे देश के पहले प्रधानमंत्री। आजादी से पहले विमान हादसे में नेताजी का निधन हो गया था। आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, इसलिए नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और आइए, इस किताब को लिखने वाले खुद वो फौजी जीडी बख्शी, वो क्या कह रहे हैं उन्हें जरा सुनिए। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना और घोषणा करी थी सिंगापुर से, और उसमें जो एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था और आजाद हिंद फौज को वो जो है उन्होंने एक प्रॉपर फौज की तरह खड़ा किया। बैंक बनी और आजाद हिंद बैंक बनी, आजाद हिंद ने अपने नोट छापने शुरू किए, एक पूर्णतः सरकार बनी जिसके पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने वहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करी। और आइए अब आपको बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि अंग्रेज आखिर क्यों और कैसे देश से भाग खड़े हुए, उसके पीछे वजह थी। यह आप पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रायल है इसे रेड फोर्ट ट्रायल कहते हैं। अखबारों में कुछ इस तरह से छप रहा था। ये रेड फोर्ट ट्रायल क्या था, यानी लाल किले पर ट्रायल। ये रेड फोर्ट ट्रायल एक बड़ी वजह थी कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। देखिए आपको दिखाने जा रहे हैं रेड फोर्ट ट्रायल में हुआ क्या।
रेड फोर्ट ट्रायल यह था कि दूसरे विश्व युद्ध में हुआ क्या कि ब्रिटेन और अमेरिका की जीत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस जंग में जर्मनी की सेना की हार हुई थी और आजाद हिंद फौज जर्मनी की तरफ से लड़ रही थी, यानी नेताजी की फौज जर्मनी की तरफ से लड़ रही थी। हिंद फौज के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। उस दरमियान अधिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाया गया और कड़ी यातनाएं दी गई, कुछ को मौत की सजा दी गई। प्रताड़ना को रेड फोर्ट ट्रायल नाम दिया गया। हुआ क्या कि नेताजी के जब अफसरों को, सैनिकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस मुकदमे ने देश के बाकी सैनिकों को आक्रोश से भर दिया था जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ थे। 1946 में नेवी में 20,000 सैनिकों ने उस वक्त बगावत कर दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हुई और उसके बाद इस बगावत से दूसरी सेनाएं भी प्रेरित हो गई और इतनी प्रेरित हो गई कि एयरफोर्स, सशस्त्र सेना में भी बगावत शुरू हो गई। यही डर ब्रिटिश साम्राज्य को और ज्यादा खौफजदा कर रहा था। 2.5 लाख भारतीयों को ब्रिटिश सेना ने डर की वजह से हटा दिया था। ब्रिटिश सेना में केवल 40,000 अंग्रेज बचे थे। उस दरमियान ब्रिटिश सेना युद्ध करने की स्थिति में नहीं थी और अंग्रेजों के पास भारत छोड़ने के सिवाय विकल्प नहीं था। यही बात ब्रिटेन के पीएम ने कही थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, उस वक्त हुआ एक अफसोसनाक हादसा। यह कहा जाता है कि एक विमान में सवार थे सुभाष चंद्र बोस और उनका विमान क्रैश हो गया। दूसरी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। एक विमान जो ताइवान के ऊपर से उड़ रहा था, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बताया जाता है कि वो विमान क्रैश उस वक्त हुआ, क्या परिस्थिति थी, कैसे वो विमान क्रैश हुआ। आज से पहले शायद आपको ना पता हो हकीकत, किन परिस्थितियों में, कहां वो विमान उड़ान भर रहा था, कैसे वो विमान जमीन पर आ गया और सुभाष चंद्र बोस उस विमान में मौजूद थे। तो आखिर उस विमान की पूरी कहानी क्या है, उस क्रैश की पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन उस दौरान हुआ क्या था, चश्मदीद जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने क्या कहा, वो आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं विमान, कुछ इस तरह से विमान क्रैश हुआ। ताइवान के ताइपे शहर में नेताजी का विमान क्रैश हुआ और प्लेन में सुभाष चंद्र बोस जहां बैठे थे उसके ठीक ऊपर पेट्रोल टैंक था। पेट्रोल टैंक नेताजी के ठीक ऊपर था। हुआ क्या कि जब विमान क्रैश हुआ तो टैंक नेताजी पर, पेट्रोल टैंक नेताजी पर गिर गया। टैंक गिरने से नेताजी पूरी तरह पेट्रोल में भीग गए। प्लेन में नेताजी के साथ कर्नल हबीब मौजूद थे उस वक्त। कर्नल हबीब ने हादसे की पूरी कहानी बताई। उनके मुताबिक क्रैश के बाद नेताजी निकले विमान से, शरीर पर पेट्रोल था पूरा और स्वेटर में आग लग गई थी सुभाष चंद्र बोस के। वो बुरी तरह से जल रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, नेताजी को लगा कि वो अब नहीं बचेंगे। नेताजी ने देशवासियों के लिए उस वक्त एक संदेश छोड़ा और कर्नल हबीब से कहा था कि हिंदुस्तान जरूर जीतेगा। उन्होंने उस वक्त कहा था, मैं आखिरी दम तक आजादी के लिए लड़ा हूं और आजादी की लड़ाई आगे भी जारी रखें। कर्नल हबीब ने एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में कहा 10 मिनट में वहां बचाव दल मौके पर पहुंच गया, लेकिन बचाव दल के पास एम्बुलेंस नहीं थी और नेताजी को उसके बाद ट्रक में रखकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। डॉक्टर तानेयाशी ने सबसे पहले नेताजी को देखा। तानेयाशी ने 1946 में उनसे हांगकांग में सवाल जवाब हुए। ब्रिटिश अधिकारी ने यह दावा किया उस वक्त कि नेताजी और हबीब मरीजों से अलग रखे गए थे। खून चढ़ाने के लिए नेताजी की नस नहीं मिल रही थी उस दौरान। इतने मजबूत थे वो कि एक बार भी नहीं चिल्लाए। दूसरे कमरे में जो बाकी लोग उस हादसे में घायल हुए थे वो सब चीख रहे थे। नेताजी को बहुत प्यास भी लगी हुई थी उस वक्त और जापानी भाषा में उन्होंने पानी मांगा। 18 अगस्त को नेताजी का निधन हो गया। 4 दिन तक पार्थिव शरीर वहीं रखा गया। ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और 22 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो यह बात हो गई जो कर्नल हबीब ने कही, लेकिन नेताजी के परिवार को आज भी संशय है, आज भी उनके जहन में ढेरों सवाल है। उनके भतीजे क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। 1945 में अभी भी मिस्ट्री है। वो प्लेन क्रैश तो मेरे ख्याल से, मेरे फैमिली के ख्याल से प्लेन क्रैश तो हुई नहीं और अभी भी वो कहानी बाकी है और हम आशा करते हैं कि और जो फाइल्स हैं उनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट के पास। और आइए
अब मैं आपको बताता हूं, इस क्रैश की अब जांच शुरू हो गई है, क्योंकि नेताजी के परिवार, न सिर्फ परिवार बल्कि देश भी जानना चाहता है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो आइए अब आपको दिखाता हूं क्रैश की जांच कैसे शुरू हुई है। 18 अगस्त 1945 को दरअसल मौत की खबर आई, और सवाल क्यों खड़े होते हैं। मौत की जांच के लिए एक दो नहीं तीन कमीशन, 3 आयोग बनाए गए। जापान की संस्था ने इस खबर को छापा और जिसमें नेताजी की मौत का दावा किया उस वक्त, वो ये खबर 23 अगस्त को छापी गई। इसके बाद कहा गया कि विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन यह विमान हादसा ताइवान में हुआ था और उस दौरान ताइवान जो था वो जापान के कब्जे में था। कुछ दिन बाद एक और रिपोर्ट छपी और विमान हादसे को इस रिपोर्ट ने नकार दिया। सवाल यहीं से खड़े होते हैं, इस रिपोर्ट ने कहा कि कोई हादसा हुआ ही नहीं, तो सवाल ये हादसा नहीं हुआ तो फिर मौत कैसे हो गई। ताइवान ने नेताजी की मौत पर सवाल उठाए और मौत की जांच के आदेश दिए, और भारतीय दस्तावेजों में मौत की वजह आज भी हादसा लिखा हुआ है। विमान लापता होने का दावा किया गया। नेहरू सरकार पर जासूसी का आरोप भी लगा। उस दौरान बोस के परिवार की जासूसी का आरोप लगा और लोग ये मानते हैं कि नेहरू सरकार को भी दरअसल शक था और इसलिए परिवार की जासूसी की गई। जासूसी को लेकर 2 फाइलें भी अब तक सामने आ चुकी हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि इससे पहले आगे बढ़े, आपको दिखाऊं, पिछले दिनों ये तस्वीरें चल रही थी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है और ये गुमनामी बाबा की तस्वीर है, जो हूबहू उनकी तरह दिखाई देते हैं। कहा गया कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज दोनों की मिलती है। दोनों के चश्मे एक जैसे थे, दोनों के बोलने का तरीका एक जैसा था, और आज 23 जनवरी के दिन कुछ लोग थे जो गुमनामी बाबा से मिलने जाया करते थे। बहरहाल आज उन्हें असली सम्मान मिला है और अभी बहुत कुछ उनके लिए किया जाना बाकी है। फिलहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। ये भारत की बात है में इतना ही। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।